नमस्कार, सत श्री अकाल, खंबा गणी, राम राम साहब, आप सभी का ऑल डे मीडिया में फिर से स्वागत है। एंड फिर से वही माइक्रो मिली वाला आ गया, लोग आ गए, ठीक है। तो क्या कहूंगी, सूरज पश्चिम से निकल आया है या फिर कुछ गड़बड़ हो गई है बड़ी वाली। मेरे को कोई मुझे चुटकी काट के बताए कि ये हुआ क्या है एक्चुअली। अरविंद केजरीवाल ने पता नहीं कैसे यूसीसी पे सपोर्ट अनाउंस कर दिया है ऑफिशियली। आई एम क्वाइट सरप्राइज्ड। कोई मुझे चुटकी काटी कि ऐसा सच्ची में हुआ है। वो वही बोलते हैं ना, पॉलिटिक्स में सारी पॉसिबिलिटीज हैं, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड जब ये पॉलिटिक्स होती है। इस मुद्दे पे बातचीत करने के लिए, क्योंकि आशीष हांडा सर की पकड़ना अरविंद केजरीवाल से इनका ना कोई याराना है, कोई प्यार मोहब्बत है पिछले जन्म का। तो पूरी निगाह रखते हैं एकदम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आशीष जी, ये क्या हुआ अचानक से? अरविंद केजरीवाल यूसीसी पे, उनके पास तो इतने सारे मुस्लिम वाले कैंडिडेट्स हैं, क्या होगा इनका? जी, ओवर टू यू। गायत्री जी, आपको ऑल्टरनेट मीडिया के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को मेरे यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। गायत्री जी, आपने सुना होगा, चोर चोरी से जाए सीना जोरी से ना जाए। वो पुरानी कहावत थी। ये जो आजकल के लोग हैं ना, ये चोरी से जाएं लेकिन धूर्तता से ना जाएं। जो आप उनकी अच्छाई समझ रहे हैं, जो आप उनका नेक दिल होना समझ रहे हैं कि पता नहीं क्या परिवर्तन हो गया, सूरज कहां से निकल आया। मैं कहूंगा सूरज कहीं से नहीं निकला, सूरज वहीं से निकला है। ये वही अरविंद केजरीवाल एंड पार्टी है जिनकी आइडियोलॉजी बहुत क्लियर है। आप और मैं बचपन में पढ़ा करते थे, लेट्स लव पीपल एंड यूज थिंग्स। इनकी आइडियोलॉजी बिल्कुल इससे विपरीत है। दे लव थिंग्स एंड यूज पीपल। मौके पे गधे को बाप बनाना क्या होता है, ये राजनीति का गुर तो ये सबसे यंगेस्ट पार्टी सबसे शॉर्टेस्ट टाइम में सीख रही है। लेकिन इस समय इनकी दुविधा बड़ी अलग है। ये तो सब सुपरफेस्ट सबने देख लिया कि आज जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा एमपी हैं संदीप पाठक जी, वो मीडिया के सामने आके ये कह रहे हैं कि हम लोग जो है यूसीसी को सपोर्ट कर रहे हैं, बट ऑन सर्टेन कंडीशंस। मतलब हम इसको ऐसे कहिए, हम प्रिंसिपली वी आर ओके विद इट। प्रिंसिपली वी आर ओके विद इट, यानी वो एक क्वेश्चन मार्क वहां भी छोड़ रहे हैं, सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। वो आगे आगे आएंगी। लेकिन कुल मिला के ये क्या सवाल मन में जो आपके आया, वही मेरे मन में भी आया जब तक मैंने इस पूरे के ऊपर रिसर्च नहीं कर ली कि आखिर हुआ क्या। इसके दो तीन फैक्टर्स मेरी समझ में आए। क्या अरविंद केजरीवाल जी का हृदय परिवर्तन हो गया है? उनके अंदर मोदी प्रेम जाग गया है? क्या वो भी मोदी भक्त बनने की तरफ अग्रसर हुए चले जा रहे हैं? क्या जो कांग्रेस कहती है कि आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम है, क्या सच में ऐसा है? क्या जो उनके ऊपर इल्जाम लगाए जाते हैं कि ऑपोजिशन यूनिटी को सैबोटेज करने के लिए ही आप इसमें आई है और जानबूझ के ऑर्डिनेंस ये सब वो सब के मुद्दे उठा रही है ताकि किसी तरह ऑपोजिशन यूनिटी को ब्रेक किया जा सके, क्या ऐसा है? या फिर मन में एक और विचार कौन गया गायत्री जी? हम सब जानते हैं कि ऑपोजिशन यूनिटी के नाम पे उस दिन उस पटना की बैठक के अंदर सबसे ज्यादा अगर किसी ने धोबी पटका दिया था आम आदमी पार्टी को, तो वो थी कांग्रेस पार्टी। क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने इनके बार बार रिक्वेस्ट, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट रिक्वेस्ट करने के बाद भी दे डिडंट यील्ड टू देयर रिक्वेस्ट ऑफ अनाउंसिंग देयर सपोर्ट फॉर द कॉज ऑफ ऑर्डिनेंस। और वो ऑर्डिनेंस का मुद्दा इनके लिए कितना जरूरी है, ये आम आदमी पार्टी के साथ साथ ऑपोजिशन भी जानती है। इसीलिए कांग्रेस उनको घुटनों के बल बिठाना चाहती थी, उनसे भीख मंगवाना चाहती थी, फरियाद करवाना चाहती थी कि अपने मैं और अहम को छोड़ के तुम अपने अस्तित्व के लिए अपने मैं का भी त्याग कर डालो। लेकिन ये इतनी जल्दी हार मानने वाले नहीं है। इन्होंने साम दाम दंड भेद सारे लगा लिए, लेकिन कुल मिला के ये ऑपोजिशन को अपनी तरफ लेके नहीं आ पाए। और ये इनको समझ में आ गया कि जब वहां नीतीश कुमार जी ने सबसे पहले राहुल गांधी जी को कहा आप अपनी बात कहिए, और उसके बाद लालू जी भी जिस तरह से राहुल गांधी के ऊपर चुटकी ले रहे थे, वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी की रेलेवेंस, इंपॉर्टेंस उस मीटिंग में शो कर रहा था। भले ही आज वो एमपी नहीं है, भले ही आज वो कांग्रेस के हेड नहीं है, उसके बावजूद भी उनकी क्या इंपॉर्टेंस थी उस मीटिंग में, वो सबको दिखाई दे रही थी। और उसके सामने से वो अरविंद केजरीवाल को जब क्लियर ठेंगा दिखा रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे क्लियर स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, और सभी कांग्रेस के बड़े बड़े नेता क्लियरली आके कह रहे हैं आप पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, तो ये बहुत क्लियर उनके मुंह पे एक तमाचा था। अब उनके सामने दो ही मुद्दे बचते थे
क्योंकि किसी ना किसी को तो माई बाप बना के अपने आगे का सफर तय करना है। अब वो कांग्रेस और ऑपोजिशन उनका साथ दे नहीं रही, तो यहां उन्होंने एक तीर से दो शिकार चलने का, खेलने का, मारने का प्रयास किया। कैसे? एक तरफ से मोदी जी ने जैसे ही ये 27 तारीख को, यानी कल की बात है, 27 तारीख को एक बहुत बड़ा सम्मेलन एड्रेस किया बूथ कार्यकर्ताओं का मोदी जी ने, जहां पे तकरीबन 3-3.5 हजार प्रत्यक्ष में कार्यकर्ता थे और तकरीबन देश भर के 10 लाख बूथ के कार्यकर्ता बीजेपी के जुड़े हुए थे। और उस कार्यकर्ता सम्मेलन में बूथ लेवल के उन्होंने जब ओपनली पहली बार ये अनाउंस कर दिया कि भाई ये यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों नहीं आना चाहिए, ये तो आना चाहिए, इस तरह की स्टेटमेंट मोदी जी की, और इसके ऊपर किस तरह कुछ मुस्लिम भाइयों को भड़काने का प्रयास उनके ही नेता और ऑपोजिशन वाले कर रहे हैं, ऐसी क्लियर स्टेटमेंट पहली बार मोदी जी ने ली। ये और साथ ही में कंटेक्चुअली कंट्रास्ट क्रिएट करते हुए वहां की मीटिंग का भी ब्यौरा दिया कि वहां पे भ्रष्टाचारियों की कुछ मीटिंग्स हो रही हैं। अब ये सारी चीजें जब वो कोलेस करके अरविंद केजरीवाल जी ने देखी, तो उनको ये समझ में आ गया कि अब मोदी जी ने अगर इसको पब्लिकली अनाउंस कर दिया है तो इसको लाने का उनका इरादा पक्का है। क्योंकि मोदी जी के बारे में सब ये जानते हैं कि वो जल्दी से कुछ बोलते नहीं, लेकिन अगर बोल दिया तो फिर पीछे हटते नहीं। अगर उन्होंने बालाकोट स्ट्राइक से पहले भी ये बोल दिया था कि भैया हमारे ऊपर जिस तरह से हमारे सैनिकों के ऊपर पुलवामा पे अटैक किया गया है, हम चुप बैठेंगे नहीं, इसका जवाब, इसकी गूंज सुनाई देगी हमारे पड़ोसी देशों को। और सच में उसके बाद जो हुआ था दुनिया ने देखा था। तो जब जब उन्होंने मुंह से कुछ निकाला है ना, तब तब वो हो के रहा है, ये चीज हम सब जानते हैं। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल जी को ये समझ में आ चुका था कि भैया अभी क्या है कि इनके ऊपर जो है, मोदी जी के ऊपर ये बात अब जी, दिमाग में ये है कि इन्हें ये काम करना है। उधर से जी, कांग्रेस उनका सपोर्ट कर नहीं रही। इसीलिए तो जी। सोचिएगा, अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी का यूसीसी पे किसी ने सपोर्ट मांगा क्या? क्या किसी ने उनको ये कहा कि आप इसमें आप हमारा सपोर्ट कीजिए? द आंसर इज नो। लेकिन एट द सेम टाइम जब मोदी जी इसको गो हेड कर रहे हैं, तो सामने से कांग्रेस का क्या स्टैंड है? कांग्रेस इसको अपोज कर रही है। किसको? यूसीसी को। अब अरविंद केजरीवाल के पास दूसरा रास्ता क्या है? जहां पे ऑपोजिशन उनकी अहमियत को समझ नहीं रही, उनको ठेंगा दिखा रही है, वहां पे अरविंद केजरीवाल मोदी को सपोर्ट करके यूसीसी पे उस ऑपोजिशन फ्रंट को भी एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि देखो, अगर तुम मेरा साथ नहीं दोगे तो कोई हैरानी की बात नहीं है, मैं भी बीच में से छिटक सकता हूं, मैं भी पाला बदल सकता हूं। ये बात बहुत क्लियरली वो मैसेज कांग्रेस को देना चाह रहे हैं। इस पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव को सेट करना भी उनका दूसरा एजेंडा है। ये गायत्री जी, जैसे वंदे भारत ट्रेन प्लेटफॉर्म पे खड़ी है और वंदे भारत ट्रेन शूट करने वाली है अपनी डेस्टिनेशन से अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, और पीछे से कोई व्यक्ति जाता है और वो ट्रेन के डब्बे को यूं हाथ लगाता है, और जैसे ही ट्रेन चलने वाली है वो फटाक अपना हाथ खड़ा कर कहता है, आह, मार दिया धक्का। और उसके बाद वो ट्रेन भागती चली जाती है और वो खुद को एश्योरेंस देता है कि जो ट्रेन भाग रही है ना, ये मेरे धक्के की वजह से भाग रही है। इस समय अरविंद केजरीवाल जी की वही हालत है। लोकसभा में उनकी क्या प्रेजेंटेशन है, राज्यसभा में उनकी क्या रेलेवेंस है, उनके साथ होने पे कौन कितना ट्रस्ट कर सकता है, इन सारी बातों को समझते हुए उनका होना ना होना साथ में किसी के लिए कोई मायने नहीं रखता। वो सिर्फ कहीं ना कहीं मोदी जी की गुड बुक्स में आने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरा, यहाँ पे डेट्स बड़ी रेलेवेंस है गायत्री जी, जो आपके व्यूअर्स को नोट करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये यूसीसी के बारे में जब पहली बार एक नोटिस इशू किया गया, वो क्या था कि भाई आपको हम पब्लिक ओपिनियन मांग रहे हैं आपसे, और 30 दिन के अंदर अंदर आपको अपनी पब्लिक ओपिनियन जो है इसके बारे में देनी है। तो गायत्री जी, ये पब्लिक ओपिनियन मांगने का जो 30 दिन है ना, ये बड़े इंटरेस्टिंग है। क्योंकि ये जो इनसे जो ये अपना क्या बोलते हैं, जो मांगा गया, वो 30 दिन का टाइम खत्म कब हो रहा है मालूम है आपको? ये इनका मांगा गया था, ये 14 और 15 जून को ये इशू हुई थी स्टेटमेंट, और 30 दिन खत्म हो रहे हैं 14 और 15 जुलाई को। और नया मॉनसून सेशन कब से शुरू हो रहा है?
17 को। ये एवरीथिंग हैज बीन कोऑर्डिनेटेड इन अ वे कि वो 30 दिन जैसे ही खत्म होंगे उसके 2 दिन बाद पार्लियामेंट सेशन स्टार्ट हो जाएगा। एंड देयर ऑनवर्ड्स एवरीबडी नोज कि अगर मोदी जी के मुंह से निकल गया है तो ये नया पार्लियामेंट सेशन स्टार्ट होते ही एक तो ऑर्डिनेंस वाला मामला आना ही आना है, क्योंकि वो तो बिल में कन्वर्ट होना ही होना है, और दूसरा ये यूसीसी वाला मामला आना ही आना है। और ये बात अरविंद केजरीवाल जी समझ चुके हैं। पर ना एक बात बताइए, मैं देख रहा था इनके जो एमपी साहब हैं उनकी स्टेटमेंट, ये कहते हैं जी कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 44 कहता है कि भाई इक्वेलिटी सबको मिलनी चाहिए और हम उसके साथ हैं। तो जरा मुझे आप बताइए, ये यूसीसी आए या ना आए, अगर इक्वेलिटी देने का इनके मन में हल्का सा भी कहीं कोई इरादा होता तो इनको किसने रोका कि जब ये दिल्ली की सारी मस्जिदों के इमाम और उनके स्टाफ को सैलरीज दे रहे हैं तो ये मंदिर के पुजारियों को सैलरी क्यों नहीं दे रहे? यहां कौन सा यूसीसी या कोई और इनको रोक रहा है? द पॉइंट इज इक्वेलिटी देना इनका एजेंडा ना कभी था ना एजेंडा है। दूसरा, ये कहते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन की बड़ी इज्जत करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है इसलिए हमें उसको फॉलो करना चाहिए, इसलिए इन प्रिंसिपल हम बीजेपी के साथ हैं। अगेन, ये कॉन्स्टिट्यूशन की कितनी इज्जत करते हैं वो हमने देखा है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल हेड्स जैसे एलजी को जब ये असेंबली में खड़े होकर कहते हैं कौन एलजी, किसका एलजी, कहां का एलजी, और उसके बाद ये जो कॉन्स्टिट्यूशनली अपॉइंटेड लोग हैं, चाहे वो डीईआरसी का चेयरमैन अभी अपॉइंट हुआ, इसके अगेंस्ट भी सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं, चाहे एलजी की पावर्स को चैलेंज करने की बात है, चाहे मोदी जी को ब्लेम करने की बात है, चाहे ईडी सीबीआई की बात है, ये किसी भी चीज को ये अबाइड बाय नहीं करते हैं। इस समय सिर्फ इनकी ये मजबूरी है और इनके लिए जरूरी है, जिसके लिए प्रिटेक्स्ट ढूंढ रहे हैं। अदरवाइज अगर बाय फ्रेम देखा जाए ना, बाय लॉजिक देखा जाए गायत्री जी, तो मैं कहूंगा कोई भी समझदार आदमी इस बात को समझेगा जो मोदी जी ने उस दिन कहा कि एक घर में 2 कानून कैसे हो सकते हैं। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन कहती है कि ऑल सिटीजन्स आर इक्वल इन द आईज ऑफ द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऐसे में हम ऐसा कैसे कर सकते हैं कि हम 2 लोगों को अलग अलग लॉज से गवर्न करें? अगर आप हिंदू हैं तो आप दूसरी मैरिज नहीं कर सकते, आप मुस्लिम हैं तो आपको अलाउड है, अगर आप हिंदू हैं तो आप हिंदू बिटिया का इनहेरिटेंस में राइट है, मुस्लिम बिटिया का नहीं है। ये कैसे लॉजिक है? अगर आप बेबी अडॉप्ट करना चाहते हैं और आप हिंदू हैं तो आप बेबी अडॉप्ट कर सकते हैं एज ए हिंदू लेडी, पर अगर आप मुस्लिम लेडी हैं तो आप अडॉप्ट कर ही नहीं सकते। बहू की शादी करना मुस्लिम्स में अलाउड है, जबकि हिंदूज में ये सिन माना जाता है। सो इट्स नॉट अबाउट रिलीजन, जो यहां पे बार बार समझाने का प्रयास किया गया यूसीसी द्वारा, ये इट इज अबाउट गिविंग इक्वल राइट्स टू एवरी सिटीजन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, सेक्स, रिलीजन, जेंडर, प्लेस ऑफ लिविंग, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट एवरीबडी इज सेम इन द आईज ऑफ लॉ। लेकिन इस चीज को अपोज जो लोग कर रहे हैं, ये बड़ा ही मैं कहूंगा मास्टर स्ट्रोक खेल गए हैं मोदी जी 2024 से पहले और 5 स्टेट्स के जब इलेक्शन आने वाले हैं उससे पहले। क्योंकि यहां पे जो लोग भी इस यूसीसी को अपोज करेंगे ना गायत्री जी, वो क्लियरली ये नैरेटिव सेट हो जाएगा कि वो वुमेन इक्वेलिटी के अगेंस्ट है। पहले भी आपको याद होगा जब 3 तलाक को अबॉलिश किया गया था और जब 370 हटा के वहां की कश्मीर की लेडीज को, मुस्लिम लेडीज को इक्वल राइट्स दिए गए थे, क्योंकि वहां भी 35A जो आर्टिकल था वो ये कहता था कि अगर किसी कश्मीर की लेडी ने किसी आउट ऑफ कश्मीर व्यक्ति से शादी कर ली, भले ही वो मुस्लिम ही क्यों ना हो, तो उसके सारे प्रॉपर्टी पे राइट्स खत्म हो जाएंगे। इस तरह के लॉज को हटा के, एब्रोगेट करके आर्टिकल 35A को और 370 को और अबॉलिश करके इन सारे रूल्स को, मोदी जी ने नारी सशक्तिकरण के प्रति जो कदम उठाया उसमें इतना फायदा हुआ कि इवन मुस्लिम लेडीज ने भी मोदी जी को राखी बांधी और उनको वोट देने का वो किया। ठीक वही स्टेंस अब यहां पे आ रहा है। एक्चुअली स्पीकिंग गायत्री जी, यूसीसी से किसी हिंदू को कोई फायदा या कोई नुकसान नहीं होने वाला। एब्सोल्युटली इट वुड मेक नो डिफरेंस। द सेम वे आउट, जैसे वो उस समय बात चल रही थी ना एनआरसी और सीएए के टाइम पे कि भाई यहां के मुस्लिम्स को नुकसान होगा, विच वॉज अ मिथ, विच वॉज अ मिसकंसेप्शन स्प्रेड, लेकिन बिल्कुल भी उससे कोई लेना देना नहीं था। ऐसे ही इस बार भी यूसीसी से
हिंदूज को 1% भी कोई फायदा या कोई नुकसान नहीं होगा। इट इज अबाउट गिविंग इक्वल राइट्स टू द माइनॉरिटी फीमेल्स हु आर डिप्राइव्ड ऑफ द इक्वलिटी राइट्स। सो इट इज फॉर देयर अपलिफ्टमेंट। और अगर ये इंप्लीमेंट करके मोदी जी फिर से फीमेल कंटीजेंट को अपने प्रति भावुक कर सकते हैं, अपने प्रति ऑब्लाइज्ड कर सकते हैं, तो मुझे लगता है डेफिनेटली ये एक मास्टर स्ट्रोक मोदी जी ने खेल दिया है। और जो भी इसको अपोज करेगा वो अपनी कॉस्ट पे करेगा। दूसरी बात, यहां पे कांग्रेस जो इसको स्ट्रांगली अपोज कर रही है, आम आदमी पार्टी उसको ठेंगा दिखाने के लिए यहां पे इसको सपोर्ट करने के लिए आ गई है। अब सोचिएगा आपकी ऑपोजिशन यूनिटी कहां गई, क्योंकि जब कांग्रेस, डीएमके और एआईएमआईएम इसको स्ट्रांगली अपोज कर रहे हैं, तो बिना सपोर्ट मांगे आम आदमी पार्टी जाके गोद में बैठना चाह रही है मोदी जी के, ये कहते हुए जी हम तो आपके साथ हैं जी, हमने तो जी कभी भी आपको अपना दुश्मन नहीं माना जी। ये मैं कहता हूं ऑपोजिशन यूनिटी को ब्रेक करने के लिए भी मोदी जी का एक मास्टर स्ट्रोक वो खेल गए हैं, और ही इज नोन फॉर प्लेइंग सच स्ट्रोक। अचानक से कहीं ऐसा तो नहीं वो शीश महल भी भारी पड़ रहा है, ऑर्डिनेंस भी भारी पड़ रहा है, तो वो मास्टर स्ट्रोक का रीजन सॉरी यही है जी। ऑब्वियसली ना, क्योंकि इस समय तो उनकी, मैं कह रहा हूं, वर्चस्व की लड़ाई तो बहुत पीछे रह गई। इस समय तो सर्वाइवल की लड़ाई वाली पोजीशन आ गई है कि जहां पे सीएजी भी बैठ गई है, वहां पे ऑलरेडी अभी लिक्विड स्कैम में बहुत कुछ चल रहा है, और बहुत सारे हम पैनिक बटन घोटाला बहुत सारे डिस्कस कर चुके हैं। उसके अलावा अभी उनको समझ नहीं आ रहा कि वो किस किस को बचाएं। मनीष सिसोदिया को बचाएं, सत्येंद्र जैन को बचाएं, राघव चड्ढा पे आंच ना आने दें, खुद को बचाएं। संजय सिंह को भी एक दो बार कॉल आ चुकी है, कहीं ना कहीं गलती से नाम लिखा गया, लेकिन कई बार सही में भी लिखा जाएगा ईडी सीबीआई में। इस समय उनको समझ नहीं आ रहा क्या करें, और ऐसे में एलजी साहब का बढ़ता हुआ वर्चस्व, जिसको कि वो अपोज करना चाह रहे थे ऑर्डिनेंस के आने के बाद, प्लस उसके बाद और बहुत सारे जो उन्होंने स्टेप्स उठाए हैं, जैसे डीईआरसी चेयरमैन को अपॉइंट करना, उसके अगेंस्ट भी आज वो सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं। बट कितने फ्रंट पे एक साथ वो लड़ाई लड़ सकते हैं, ये मुझे लग रहा है इस समय वो इतनी ज्यादा उलझन में है कि उनको समझ नहीं आ रहा कि करें तो करें क्या। तो उनको एक ही बात समझ में आई है कि इस समय अगर कोई, वही जो पहलवानों को जैसे समझ में आई थी कि अगर कोई संकट मोचन हो सकता है ना, तो वो एक ही जगह हो सकती है। तो ऐसे ही अब मुझे लगता है कहीं ना कहीं इनकी भी ये समझ में आ गया है कि अगर इनको कहीं ना कहीं, कहते हैं ना आदमी शुरू में अड़ने की कोशिश करता है, फिर लड़ने की कोशिश करता है, फिर इतराने की कोशिश करता है, और बाद में कहता चल कोई नहीं यार, बड़ा भाई है, मार भी लिया थप्पड़ तो क्या फर्क पड़ता है। यानी कहीं ना कहीं उनका जो इंस्टेंसेस है वो सब ठीक डाइल्यूट है, होते नजर आ एवरीथिंग रहे हैं। इज फेयर इन लव एंड वॉर, आई मीन एवरीथिंग इज फेयर इन राजनीति जिसको बोलते हैं, वो है ना, वो बाहुबली का बड़ा स्टेटमेंट है, ये राजनीति है जी। तो नहीं, सबसे और एग्जैक्टली जी उनका उनका इस समय जो फोकस है ना गायत्री जी, उनका फोकस बहुत क्लियर है। ही इज अ वेरी स्मार्ट एंड अ वेरी विकेट पॉलिटिशियन, कि अगर हाथ कटाने और उंगली कटाने में से डिसाइड करना है, तो कहे जी हाथ बचा लो, उंगली कटवा दो। वरना आप सोच के देखिएगा कि उनको जहां पे इक्वालिटी की चिंता होती, जिसमें मैंने एग्जांपल दिया, वो क्यों इस तरह से करते कि मुस्लिम अपीजमेंट पे तो वो भी कांग्रेस की तरह ही चल पड़े हैं, हम सब ने देखा है। क्योंकि जहां पे वो उनको देनी है ग्रांट्स वहां दे रहे हैं, वहां पे हज में भी उनको कहाँ कहाँ पे क्या क्या करना है, वो सब उनका सेट है। लेकिन इस समय वो सबको छोड़ के सिर्फ अपनी गर्दन बचाने के चक्कर में हाथ भी कटवाने के लिए तैयार हैं। इस समय वो यहां पे खेल रहे हैं, और कुछ नहीं है। लेकिन इस समय जब कहानी यह है कि एससी भी एडवोकेट कर चुकी है यूसीसी को लाने के लिए, और कॉन्स्टिट्यूशन में भी आर्टिकल 44 उसको लाने के लिए क्लियरली इंस्ट्रक्शंस देता है। और सबसे बड़ी बात, अगर मोदी जी का इस समय मन बन चुका है कि ये आना चाहिए, तो मुझे लगता है ये आएगा, और जरूर आएगा। और जो मिसकंसेप्शन फैलाई जा रही हैं यूसीसी के बारे में, वो सब खत्म होनी चाहिए। बिकॉज यूसीसी किसी रिलीजन के ऊपर नहीं जा रही है, यूसीसी आपका रिलीजियस राइट्स नहीं छीन रही है। यूसीसी इज ऑल अबाउट जस्ट क्रिएटिंग द कॉमन लॉज pertaining to marriage, divorce, inheritance, adoption, maintenance and succession of property। ये गिनती के 5-6 चीजों को एक इक्वालिटी देने का प्रयास है, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन ठीक है, अब मजबूरी है उनकी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है लेकिन एक गायत्री जी। प्रोपेगेंडा, आशीष जी, एक प्रोपेगेंडा तो चल ही रहा है। देखिए ना, असदुद्दीन ओवैसी हिट्स आउट एट पीएम मोदी ओवर यूनिफॉर्म सिविल कोड पुश,
और इसके अलावा बहुत सारे, मैं इनफैक्ट आज ही मैंने एक वीडियो भी चलाया था सुबह में भी, जिस तरीके से अभी एक प्रोपेगेंडा चलाना शुरू कर दिया। अभी तो यूसीसी टेबल भी नहीं हुआ है पार्लियामेंट में, एंड येट मैं सो सॉरी जी, एक कुछ एक चीजें वीडियोस यूट्यूबर्स जो स्पेशली इस तरीके के हैं वो आने लग गए। लागू होने वाला है, मैं जिसके दिखाती हूँ जरिए एक आपको, ईमान वाले में और जस्ट एक वन गैर ईमान सेकेंड, वाले में कोई लेट मी फर्क नहीं ऐड रहेगा। इट। यूनिफॉर्म सिविल कोड का असल मकसद हिंदुस्तान से कुरान की तालीमात को खत्म करना है, हदीस की तालीमात को खत्म करना है, अल्लाह के रसूल के पैगामात को खत्म करना है और अल्लाह के अहकामात को खत्म करना है। प्यारे दोस्तों, इस बार बीजेपी की तरफ से मुसलमानों पर जो जुल्म होगा वो इस बार इज्जतों पर नहीं होगा, इस बार हमारी जानों पर नहीं। ही इज सो एग्रेसिव, मतलब वो भाई साहब ऐसा लग रहा है कि मतलब 2-4 एनर्जी ड्रिंक पी कर आए हैं उसके बाद ये सॉरी, बट बहुत कॉमेडी स्टाइल में बोल रहे थे, बट इस तरीके से बरगलाया जा रहा है आशीष जी। जी। गायत्री जी, इंग्लिश की कोटेशन है विच सेज हार्श वर्ड्स रिप्रेजेंट अ वीक कॉज। जब आपकी बातों में दम नहीं होता ना, तो आप आवाज में दम लाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसा ही है। उनको कुछ ना कुछ, आपको याद है, ये हमेशा से होता आया है। फार्मर्स लॉ में भी ऐसे ही हुआ था, पहले एनआरसी सीईए में भी यही हुआ था, वैक्सीन के टाइम पे भी यही हुआ था, और अब भी वही हो रहा है कि जो कम एजुकेटेड लोग हैं, जो अपने धर्म गुरुओं के ऊपर ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, उनको बहकाया जाएगा, वर्गलाया जाएगा, उनको मिस इन्फॉर्म किया जाएगा, और उनके अंदर ये डर पैदा किया जाएगा कि आपका अस्तित्व खत्म कर दिया जाएगा, आपकी आइडेंटिटी डिमोलिश कर दी जाएगी। बीजेपी अंडर मोदी इज ऑन अ रैम्पेज टू कन्वर्ट इंडिया इनटू अ हिंदू राष्ट्र, और उसमें आप लोगों को खत्म करने के लिए सब किया जा रहा है। ऐसा फॉल्स नैरेटिव पहले भी स्प्रेड किया गया है और अब भी स्प्रेड किया जाएगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि मैं कहूंगा बीजेपी अपनी गलतियों से भी सीख रही है। इस बार ऑलरेडी बीजेपी ने अपने मोर्चाज को स्ट्रेंथन करना शुरू कर दिया है, स्पेसिफिकली माइनॉरिटी मोर्चाज को। जो इन माइनॉरिटी विंग्स में जाएंगे उनको एजुकेट करेंगे, नंबर वन। नंबर टू, महिला विंग्स को ऑलरेडी से रिवैम्प किया जा रहा है इस चीज को, सही नैरेटिव को सही जगह पहुंचाने के लिए। क्योंकि हमने फार्मर्स लॉ में भी देखा था, हमारे फार्मर्स लॉ को वापस लिया जाए, ऐसे खराब फार्मर्स लॉ नहीं थे, लेकिन शायद वो मोदी जी ने सामने से आके कहा हम फार्मर्स को ठीक से इन्फॉर्म नहीं कर पाए, हम कन्विंस नहीं कर पाए उनको, कहीं ना कहीं वो हमारी कमी रही। उस चीज को समझते हुए, देखते हुए, उस नैरेटिव को बीट करने के लिए ऑलरेडी आसाम के हिमंता बिश्व शर्मा ने ये कह दिया है कि हमारे यहाँ तो यूसीसी आएगा, और यहां तक भी कह दिया है कि भैया हमारे हिसाब से तो कर्नाटका में भी इसको लाना चाहिए, कांग्रेस को प्रेशराइज करने के लिए। तीसरा, पुष्कर सिंह धामी ने भी उत्तराखंड में कह दिया है कि वी आर रेडी टू इंप्लीमेंट यूसीसी। और आपको पता है, राइट हैंड मोदी जी के, उत्तर प्रदेश कहां पीछे रहने वाला है योगी जी के, उसके कुशल नेतृत्व के अंदर। यानी इस नैरेटिव को बीट करने का ऑलरेडी पूरा फुल फ्लेज मूड मुझे लगता है रूलिंग डिस्पेंसेशन सेंट्रल गवर्नमेंट बना चुकी है। क्योंकि सबका साथ सबका विकास करने का जो ध्येय लेके वो चल रहे हैं, खासकर नारी सशक्तिकरण का, खासकर उन लोगों का जो अंडर प्रिविलेज हैं, जिनको इक्वल राइट्स नहीं मिलते। क्योंकि ये डरा के पॉलिटिक्स करना, उनको एजुकेट नहीं करके फिर उनको बुद्धू इजीली बनाना, ये जो पिछले इतने टाइम से चल रहा है, उसी को ब्रेक करने का प्रयास इस समय रूलिंग डिस्पेंसेशन कर रही है। और मुझे लगता है जिस हिसाब से वो चल रहे हैं, दे आर डूइंग ग्रेट वर्क एंड दे विल बी प्रीटी सक्सेसफुल। और मुझे लगता है बहुत जल्दी ये भी एक नियर रियलिटी होगी। क्योंकि जहां कांग्रेस कहती है कि भाई लॉ कमीशन की सुनो, वो कहते हैं ये इंप्लीमेंट नहीं हो सकता, तो भैया कांग्रेस की अगर मानते तो 370 भी ना हटता, अगर कांग्रेस की मानते तो कभी राम मंदिर भी ना बनता, अगर कांग्रेस की मानते तो पाकिस्तान के अंदर जाके स्ट्राइक भी ना होती, और अगर कांग्रेस की मानते तो भी बट हम एक चाइना से आशीष जी, लड़ पाए, ऐसे आशीष जी हमने एक, हिम्मत नहीं। जैसे आपने बताया वॉर फुटिंग प्रिपरेशन शुरू हो गई है बीजेपी के अंदर, महिला कार्यकर्ता है, अब बहुत सारे इन्होंने अपने वर्कर्स को ग्राउंड पर ऑलरेडी ऑलरेडी उतार दिया है। ये जो यूट्यूबर्स हैं, बाय द वे द गवर्नमेंट इज आल्सो ब्रिंगिंग फैक्ट चेकर्स बिल जी। इन द मॉनसून सेशन। इसका मतलब जुबैर को बहुत सारा ढूंढ अब वेरीफाई और क्लैरिफाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये भाई साहब कोई वीडियो डालते हैं, नौटंकी मचाते हैं, एंड 8-10 दिन बाद जब वो वीडियो इम्पैक्ट कर चुकी होती है, फॉर 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 एग्जाम्पल नुपुर शर्मा केस या फिर और भी हम्म। कई केसेस, फिर बाद में ना एक छोटा सा लाइन लिख देते हैं, ओ सॉरी वी मेड अ मिस्टेक ऑन दिस, सो नाउ दे विल बी हेल्ड अकाउंटेबल। सो नाउ बीजेपी इज ऑन अ वॉर फुटिंग, इट इज नॉट पहले वाला स्टाइल।
कि पहले आप लॉन्च कर देते हैं, देन यू लुक एट द इम्पैक्ट. नाउ दे आर प्रिपेयरिंग बिफोर, बोलते हैं ना प्रोएक्टिव एक्शन. नाउ दे आर टेकिंग अ प्रोएक्टिव एक्शन, टेकिंग फ्रॉम फार्मर्स प्रोटेस्ट या फिर सीए प्रोटेस्ट. जी जी आशीष जी. क्योंकि मोदी जी के आने के बाद 2014 के बाद सोशल मीडिया जिस तरह से बहुत ज्यादा लाइमलाइट में आया कि हाउ रेलेवेंट इट इज इन क्रिएटिंग अ नैरेटिव इन द माइंड्स ऑफ द पीपल, वो हम सब ने देखा. और यहाँ पे तो 2019 के ही बीजेपी की मैनिफेस्टो के अंदर ये मेंशन था कि हम यूसीसी इंप्लीमेंट करेंगे. और ऑपोजिशन वाले तो ये भी कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे. इस तरह से कह के भी वो टॉन्ट कसा करते थे. अब तारीख भी आ गई है और भगवान ने चाहा तो 2024 में जनवरी में उसका हम लोग सब जाके इकट्ठे दर्शन भी वहां करेंगे रामलला के. यानी कहने का मतलब है कि एक एक स्टेप बाय स्टेप चीजें जो हैं वो रियलिस्टिकली ऑन पेपर आ रही हैं. और खासकर जहां भी कंट्री को आगे लेके जाना है, अंत्योदय की जो पॉलिसी बीजेपी लेके चलती है, विच इज गिविंग बेनिफिट टू द लास्ट मैन इन द क्यू, वहां तक बेनिफिट पहुंचे. पाई पाई से गरीब की भलाई जो वो स्लोगन लेके चल रहे हैं ना, उस चीज को और वुमेन एम्पावरमेंट को लेके मुझे लगता है कि कोई दुनिया की ताकत, और लॉजिकली भी गायत्री जी, जब हमारा देश एक है, संविधान एक है, ध्वज एक है, मतलब हमारा न्यायालय एक है, तो क्यों न्यायालय ये देख के फैसला करे कि सामने वाले का नाम जात क्या है, उसके हिसाब से देखे कि इसको सजा देनी है या सजा नहीं देनी है. और इसी से जी कई बार कन्वर्जन होती है. इसी से कन्वर्जन का भी एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी गायत्री जी. क्योंकि कई बार होता जी है कि भाई आप इस रिलीजन से इस रिलीजन में आ जाओ तो आपको ये चीजें लिबरली मिल जाएंगी, इन चीजों की कंसेशंस मिल जाएंगी. जैसे मालूम है आपको पहले क्या होता था, इस स्टेट से ले जाके आशीष. दूसरे स्टेट में जी बेच दो तो आपको फायदा हो जाएगा. वो जी यूनिफॉर्मिटी लाने आशीष, से वो चीजें खत्म होती हैं. जी. जी गायत्री जी. इन्होंने कहा है इन प्रिंसिपल सपोर्ट टू यूनिफॉर्म सिविल कोड, कंडीशंस अटैच्ड. सो जी. लेट्स. जी आपने ऑलरेडी काफी सारा चीज इलाबोरेट कर दिया. जी. सो वुड यू लाइक टू जी. ऐड एनीथिंग दैट वी हैव मिस्ड, और नहीं, शुड मेरे वी ख्याल वाइंड से अप? आई हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द थिंग्स. बाकी तो वेट एंड वॉच है. बाकी ये विश्वास के लायक तो आम आदमी पार्टी की स्टेटमेंट्स को मैं लेता नहीं. या आज कुछ कहेंगे, कल कुछ कहेंगे, बट फिलहाल ये कांग्रेस को ठेंगा दिखाने के लिए, ऑपोजिशन को चिढ़ाने के लिए और मोदी को ये दिखाने के लिए कि भाई हम तो आपके साथ हैं जी, इन्होंने एक तीर से कई शिकार करते हुए ये स्टेटमेंट दी है, विच इज नॉट ट्रस्टवर्दी. बट एनी हाउ, हर चीज के पॉलिटिकल कुछ रिपरकशंस तो होते ही हैं, कहीं ना कहीं रिपल्स पैदा होती हैं. लेट्स सी how the other opposition parties comment on the same action of the Aam Aadmi Party. It would be interesting to see in the days to come. जी थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग. जाने से पहले क्योंकि थोड़ा सा इंटरनेट मेरा अप एंड डाउन हो रहा है जी, जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दी ऑल्टरनेट मीडिया. अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, आप सपोर्ट करना चाहते हैं, आप फीडबैक देना चाहते हैं, तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. बट एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगी कि खुद आम आदमी पार्टी के अंदर भी प्रॉब्लम्स आएंगी. ही हैज गॉट रोहिंग्यास, Bangladeshis, some Muslim candidates who may not be happy with his in principle announcement. उनको कैसे चुप कराएंगे, वो सोचने वाली बात है. कुछ जिन लोगों को उन्होंने अपने हमने देखा ही है कि दिल्ली राइट्स के टाइम पर क्या हुआ था. कौन था ताहिर हुसैन? ताहिर हुसैन कौन था? क्या ताहिर हुसैन मान जाएंगे इन प्रिंसिपल सपोर्ट के लिए? देखते हैं अभी. लेट द बॉल रोल, जिसको हम कहते हैं. थैंक यू सो मच. जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव. नमस्कार.